न्यूटन के गति का तीनों नियम। न्यूटन का गति का पहला नियम, जड़त्व। चीजें एक जगह से दूसरी जगह अपने आप क्यों नहीं जाती, वो चलती कब है। कभी कभी विज्ञान इतना सरल होता है कि हम विश्वास नहीं कर पाते कि ये कुछ ऐसा है जिसे सीखने हमें स्कूल जाना पड़ता है। आओ एक उदाहरण देखते हैं। यहाँ एक बहुत बड़ी गेंद है। अब पहले तुम एक बात बताओ, क्या ये गेंद अपने आप हिल डुल सकती है? अब तुम पूछोगे कि ये खुद से कैसे हिल सकती है, और बात भी सही है। हम हमेशा अपने पास ऐसी चीजें देखते हैं जो एक ही जगह पर कायम रहती हैं। लेकिन पहले चलो इस गेंद को हल्का सा धक्का देते हैं। अब इस गेंद ने हिलना शुरू कर दिया है। जरा ध्यान से देखो, गेंद उसी दिशा में जा रही है जिस दिशा में बल लगाया जा रहा है। यह दाएं बाएं या उल्टी दिशा में नहीं चलती। अब तुम कहोगे कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, लेकिन विज्ञान की दुनिया में ये छोटी छोटी बातें बहुत जरूरी होती हैं। अच्छा एक बात बताओ, अब जब यह गेंद आगे बढ़ना शुरू कर चुकी है तो क्या यह अपने आप रुक जाएगी? अब तुम फिर कहोगे कि भाई जब तक कोई इस गेंद को रोकेगा नहीं तब तक ये कैसे रुक जाएगी, और तुम सही भी हो। अच्छा, अगर गेंद को बाएं या दाएं किनारे से धक्का दिया जाए फिर क्या होगा? गेंद अपनी दिशा बदल लेगी और नए रास्ते पर सीधे आगे बढ़ती रहेगी। चलो इन सब बातों को एक बार दोहरा लेते हैं। स्थिर चीजें तब तक नहीं चलती और चलने वाली चीजें तब तक नहीं रुकती या अपनी दिशा नहीं बदलती जब तक कोई बाहरी बल उन पर नहीं लगता है। अगर कोई भी चीज एक दिशा में चल रही है तो जैसे ही उस पर एक तरफ से बल लगाया जाता है वो अपने चलने की दिशा बदल लेती है। अब तुम कहोगे ये तो आम सी बात है, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। लेकिन अब जरा मिलते हैं आइजैक न्यूटन से। ये 1642 में पैदा हुए थे, ठीक उसी समय जब हिंदुस्तान में ताजमहल लगभग बन चुका था और शिवाजी महाराज अपने पहले किले यानी तोड़ना के किले को जीतने की तैयारी कर रहे थे। आइजैक न्यूटन ने कहा कि यह सब होता है चीजों के एक खास गुण, जड़त्व की वजह से। चीजें तब तक अपनी गति और दिशा नहीं बदलती जब तक उन पर कोई बल न लगाया जाए या उन्हें धक्का नहीं दिया जाए। लेकिन यह जड़त्व आता कहां से है? यह गुण चीजों के द्रव्यमान या उनमें पदार्थ की मात्रा कितनी है इसकी वजह से पैदा होता है। यह उनके आकार या आयतन पर निर्भर नहीं करता। यह इस बात पर भी निर्भर नहीं करता है कि वस्तु धातु की है, ठोस है या द्रव है। यह सिर्फ द्रव्यमान पर निर्भर करता है। इसका मतलब यह है कि अगर अलग अलग द्रव्यमान वाली दो चीजें हैं तो छोटी वस्तु की तुलना में बड़ी चीज को हिलाने के लिए बड़े बल की जरूरत होगी। और यह बात भी सच है कि बड़े द्रव्यमान वाली चीज को रोकने के लिए छोटी वस्तु की तुलना में कहीं ज्यादा बल की जरूरत होगी। तो आइजैक न्यूटन ने इन सब बातों को जोड़ा और गति का अपना पहला नियम दिया। एक वस्तु जो एक गति से चल रही है वो तब तक उस गति से उसी दिशा में आगे चलती रहेगी जब तक इस पर कोई बाहरी बल न लगाए। पर अगर न्यूटन का ये नियम सही है तो जमीन पर आगे बढ़ती गेंद आखिर में आकर रुक क्यों जाती है? कौन सा ऐसा बल है जो इसे रोक दे रहा है? इसके बारे में जरा सोचो। क्यों एक गेंद बहुत लंबी दूरी तक आगे बढ़ती रहती है पर एक किताब बहुत जल्दी रुक जाती है? इन दोनों ही चीजों को रोकने वाला बल एक ही है, पर वो बल है कौन सा? जरा इस बात पर थोड़ा दिमाग लगाओ। न्यूटन का गति का दूसरा नियम। हमने देखा है कि जब तक किसी चीज को बल लगाकर ढकेला या खींचा नहीं जाता तब तक ना तो वो हिलती है और ना ही उसकी गति में कोई बदलाव आता है। आकाश में भेजे गए रॉकेट का उदाहरण देखो। तुम देख सकते हो कि रॉकेट की चाल बढ़ती चली जाती है। पहले 8 सेकंड में ये 161 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चल रहा है। जब पहला मिनट समाप्त होता है तो यह 1609 किलोमीटर प्रति घंटे पर होता है और 2 मिनटों में इसकी चाल 4828 किलोमीटर प्रति घंटा पहुंच जाती है। चाल में हो रहे इस लगातार परिवर्तन का यह मतलब है कि रॉकेट में
त्वरण हो रहा है। 120 सेकंड में चाल 0 मीटर प्रति सेकंड से 1341 मीटर प्रति सेकंड हो गई। इसलिए कुल त्वरण 1341 मीटर प्रति सेकंड को 120 सेकंड से भाग देने पर मिलेगा, जो कि होगा 11 मीटर प्रति सेकंड हर सेकंड में। इसका मतलब हुआ कि रॉकेट की चाल हर सेकंड औसतन 11 मीटर प्रति सेकंड से बढ़ती जा रही है और यही इसका त्वरण है। पर चाल में हो रहे इस लगातार बदलाव का कारण क्या है? रॉकेट के ईंधन के लगातार जलने से एक बल पैदा होता है और इसी बल की वजह से उल्टी दिशा में यानी आसमान की तरफ काम करने वाला एक और समान बल पैदा होता है, जिसकी वजह से रॉकेट का त्वरण होता है। न्यूटन का दूसरा नियम कहता है कि बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण। अब गणित को देखकर डरने मत लग जाना, असलियत में ये बहुत ही आसान सी बात है। देखो, अगर द्रव्यमान समान रहता है और बल बढ़ता जाता है तो त्वरण भी जरूर बढ़ना चाहिए। इसका मतलब है कि चाल और तेजी से बढ़ेगी। पर जब द्रव्यमान छोटा होता है लेकिन बल समान रहता है तब भी त्वरण ज्यादा बड़ा होगा और चाल ज्यादा तेजी से बढ़ेगी। और क्या होगा जब बल समान है लेकिन द्रव्यमान बड़ा है? अब त्वरण कम होगा, चाल धीरे धीरे बढ़ेगी। बस एक बार ये बल, द्रव्यमान और त्वरण का रिश्ता समझ आ गया तो फिर तो इसकी गणित बच्चों का खेल है। तो याद रखना कि बल की वजह से त्वरण होता है और ये त्वरण बल की दिशा में होता है, यानी बल ज्यादा तो त्वरण ज्यादा, भूलना मत। आज के समय में बहुत सी दिलचस्प घटनाएं हो रही हैं। आइए हम उन सभी को न्यूटन के तीसरे नियम द्वारा समझते हैं, और जो कहता है प्रत्येक क्रिया की समान तथा विपरीत प्रतिक्रिया होती है जो कि अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करती है। चिड़िया कैसे उड़ती है? एक उड़ती हुई चिड़िया का चलचित्र। जब चिड़िया अपने पंख से गति करती है तो हवा को नीचे धकेलती है, यह क्रिया है। हवा प्रतिक्रिया स्वरूप चिड़िया को ऊपर धकेलती है, अतः क्रिया तथा प्रतिक्रिया समान है परंतु विपरीत दिशा में कार्य करती है। जब बंदूक चलती है तो वह गोली पर एक बल आगे की दिशा में लगाती है। बंदूक समान तथा विपरीत प्रतिक्रिया बल गोली पर लगाती है, जिस कारण बंदूक पीछे की ओर हटती है। आप सोचते होंगे कि बंदूक भी गोली के समान तीव्र क्यों नहीं? हम न्यूटन के दूसरे नियम से जानते हैं कि F = ma, बल समान है अर्थात क्रिया और प्रतिक्रिया समान है, परंतु गोली का वजन बंदूक के वजन से अत्यंत कम है, अतः हल्की होने के कारण गोली का त्वरण बहुत अधिक है। अतः क्रिया तथा प्रतिक्रिया समान परिमाण का त्वरण उत्पन्न नहीं कर सकती क्योंकि वे अलग अलग वस्तुओं पर कार्य कर रही है। समान तरीके से जब रॉकेट का इंजन शुरू होता है, नीचे की तरफ बल लगाती हुई बहुत सी गैसें बाहर निकलती हैं, यह क्रिया है। ऊपर की ओर प्रतिक्रिया रॉकेट को ऊपर धकेलता है। आप सीसॉ पर ऊपर जाना चाहते हैं, आप धरातल पर एक बल लगाते हैं, प्रतिक्रिया बल आपको ऊपर की ओर धकेलता है। क्रिया प्रतिक्रिया के बारे में आज इतना ही पर्याप्त है। बाय बाय।